हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है दीपा एकेडमी पर। मैं हूं दीपा। आज मैं फिर से बिहार स्टेट और सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गई हूं। तो सभी लोग जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से और फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्लास कितने बजे डेली होती है? तो 2 PM पे होती है। तो 2 बजे आप लोग दीपा एकेडमी से जुड़ना नहीं भूलिएगा। और इस क्लास में हम बिहार स्टेट और सीटेट को नज़र में रखते हुए 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आप लोगों को स्टेट और सीटेट में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और साथ में आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जल्द ही आप लोगों को सीटेट का एसएसटी का पीवाई की सीरीज जल्दी इस चैनल पर आने वाला है। तो आप लोग दीपा एकेडमी से जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आप लोगों को फ्री में मिलेगा। और साथ में 2025 से 27 बीएड सेशन का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा यहाँ पे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और साथ में आप लोगों को बीएड के लिए VVI क्वेश्चन भी मिलेगा, जो कि आप लोगों को एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो ये सभी आप लोगों को फ्री में मिलेगा। अगर आप लोग बीएड का किताब खरीदने जाते हैं, जो कि गाइड होगा, तो वो कम से कम आप लोगों को 1000 में मिलेगा। और अदर जगह अगर आप लोग क्लास लेते हैं तो 500 रुपये तो कम से कम आप लोगों को पेड करना ही पड़ेगा। लेकिन दीपा एकेडमी पर ये सभी आप लोगों को क्या फ्री में मिलेगा। तो बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो जो भी चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। और फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है? सिचुएटेड लर्निंग सिद्धांत का मुख्य तत्व है। क्या है? सिचुएशन लर्निंग सिद्धांत का मुख्य तत्व क्या है? औपचारिक वातावरण में अधिगम होता है। ऑप्शन बी है रटंत अधिगम होता है। और ऑप्शन सी है वास्तविक जीवन के संदर्भ में अधिगम होता है। और ऑप्शन डी है केवल कक्षा शिक्षण होता है। तो सिचुएटेड लर्निंग सिद्धांत का मुख्य सिचुएटेड क्या होता है? जो संस्कृति और गतिविधि के भीतर होता है। यह व्यापक रूप से अनजाने में होता है। क्या होता है? हम किसी संस्कृति के में रहकर पढ़ते हैं अगर हम, तो क्या होता है? अनजाने में होता है। संस्कृति और गतिविधि के भीतर होता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप लोग फटाफट से कमेंट में बताइए। केवल लगा हुआ है तो इसको कट करके पहले ऑप्शन से बाहर कीजिए। और ए यहाँ पे बी भी रटंत है तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। इसको भी कट कीजिए और इसको भी ऑप्शन से बाहर कीजिए। और ए और सी में से जल्दी से आप लोग राइट आंसर बताइए। सिचुएटेड लर्निंग सिद्धांत का मुख्य तत्व है जो कि स्थिति के अनुसार गतिविधि से होता है। अगर हम बिहार में रहते हैं तो बिहार की संस्कृति के द्वारा हमें पढ़ाया जाता है स्कूल में। अगर हम अदर स्टेट में रहेंगे तो वहाँ के संस्कृति के द्वारा हमें गतिविधि कराकर हमें पढ़ाया जाएगा। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 का पहला उत्तर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्या है? वास्तविक जीवन के संदर्भ में अधिगम। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अधिगम का सामाजिक निर्माण किसके द्वारा प्रस्तावित है? अधिगम का सामाजिक निर्माण किसके द्वारा प्रस्तावित है? पियाजे के द्वारा, स्किनर के द्वारा, लेव वाइगोस्की के द्वारा और ब्रूनर के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अधिगम का सामाजिक निर्माण किसके द्वारा प्रस्तावित है? पियाजे, स्किनर, लेव वाइगोस्की, ब्रूनर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग फटाफट से बताइए। अधिगम का सामाजिक निर्माण होता क्या है? तो ये होता है सामाजिक निर्माण वे विचार हैं जिन पर समाज के साझा सदस्य द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है। इसमें क्या होता है, अगर हमारे मन में या किसी स्कूल में या कहीं भी जो भी विचार होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, समाज से हम साझा करते हैं और फिर सामाजिक जो विचार विमर्श होता है फिर हम उसे लागू करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोस्की। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जब छात्र अपने अनुभव और सोच से नए ज्ञान की रचना करता है यह कहलाता है। यहाँ पे अनुभव और सोच से नए ज्ञान की रचना करता है तो यह कहलाता है निर्देशित अधिगम। ऑप्शन बी है रचनात्मक अधिगम। और ऑप्शन सी है निष्क्रिय अधिगम। और ऑप्शन डी है सामाजिक अनुकरण। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर आप लोग कमेंट में बताइए। और प्लीज़ सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। निष्क्रिय क्या लग रहा है आप लोगों को? निगेटिव, तो इसको कट के बाहर कीजिए। सामाजिक अनुकरण, रचनात्मक अधिगम, निर्देशित अधिगम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रचनात्मक। जब बच्चा खुद से क्या कर रहा है, अनुभव और सोच से नए ज्ञान रचना करता है तो ये रचनात्मक हो जाएगा। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे स्क्रीन पर। एक शिक्षक को छात्रों की मल्टीपल इंटेलिजेंस पहचानने की आवश्यकता क्यों होती है? यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंस पहचानने की आवश्यकता क्यों होती है परीक्षा में पास कराने के लिए? ऑप्शन बी है
है पढ़ाई आसान बनाने के लिए, और ऑप्शन सी है विद्यार्थियों की विभिन्न क्षमताओं के अनुसार शिक्षण देने के लिए, और ऑप्शन डी है समय बचाने के लिए। तो समय बचाना क्या है, निगेटिव है, तो इसको कट कर दीजिए। और परीक्षा पास कराने के लिए ये भी निगेटिव है, तो इसको भी कट कीजिए। पढ़ाई आसान बनाने के लिए, विद्यार्थियों के विभिन्न क्षमताओं के अनुसार शिक्षण देने के लिए। तो बी और सी में से राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या होता है, किसी भी व्यक्ति में 7 प्रकार के बुद्धि होते हैं। क्या होता है, 7 प्रकार के बुद्धि होते हैं, जिसमें से किसी के अंदर 2 प्रकार के होते हैं, किसी में 3 होते हैं, या किसी में 3 से ज़्यादा होते हैं। जैसे कि तार्किक हो गया, दृश्य हो गया, संगीत हो गया, बहुत सारे बुद्धि होते हैं जिसमें मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो कि टीचर एक बच्चे के अंदर पहचानते हैं, जो कि 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें से किसी व्यक्ति के अंदर 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, या 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप लोग फटाफट से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्यार्थियों के विभिन्न क्षमताओं के अनुसार शिक्षण देने के लिए। कुछ बच्चा पढ़ाई में कमजोर पर खेल कूद में अच्छे होते हैं, तो उन्हें क्या पढ़ाई के लिए फोर्स नहीं किया जाता है, उनको क्या किया जाता है, खेल कूद में ही बढ़ावा दिया जाता है। तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अधिगम में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का सही प्रयोग कब होता है। जब छात्र अकेले काम करता है, जब छात्र परीक्षा दे रहा होता है, और ऑप्शन सी है जब शिक्षक या सहपाठी की मदद से छात्र कठिन कार्य करता है, और ऑप्शन डी है जब छात्र रट रहा होता है। तो रट रहा होता है निगेटिव है, इसको पहले ही कट कर ऑप्शन से बाहर कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप लोग फटाफट से कॉमेंट में बताइए, और सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों को, अधिगम में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल ZPD से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, जो कि हम कितनी बार पहले ही पढ़ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, छात्र जब अकेले काम करता है, जब छात्र परीक्षा दे रहा होता है, जब शिक्षक या सहपाठी की मदद से छात्र कठिन कार्य करता है। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल में क्या होता है, स्कैप फोल्डिंग का क्या होता है, मदद लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब शिक्षक या सहपाठी की मदद से छात्र कठिन कार्य करता है। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट किसके अधिगम हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट किसके अधिगम का हिस्सा है। स्किनर का, कोहलबर्ग का, पियाजे का, बैंडूरा का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर आप लोग फटाफट से कॉमेंट में दीजिए। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक संघर्ष। इसमें क्या होता है, समूह के सदस्यों के बीच सूचना की व्याख्या के महत्व में मतभेद होता है। इसमें क्या होता है, अगर हम समूह में एक साथ हम समूह में काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट एक साथ अगर काम कर रहे थे, तो इसमें क्या होता है, मतभेद होता है किसी भी चीज़ को लेकर। अगर हमारे पास किसी भी टॉपिक पर काम, एक साथ हम एक टॉपिक पर काम कर रहे थे, तो इसमें क्या होता है, हमारा विचार नहीं मिलता है, और क्या होता है, मतभेद होता है। तो मतभेद होने से क्या हो जाएगा, निर्णय लेने में क्या होगी, चुनौतियाँ उत्पन्न होगी। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इसी किसके अधिगम का हिस्सा है। तो फटाफट से इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीन पियाजे ने ही दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। उत्तर बनाना चाहिए, बच्चों को चुप रहना सिखाना चाहिए, खुले प्रश्न पूछना चाहिए, और ऑप्शन डी है केवल व्याख्यान करना चाहिए। केवल इसको कट कीजिए, बच्चों को चुप रहना चाहिए, इसको भी कट कीजिए। अब फटाफट से आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा खुले प्रश्न पूछना चाहिए। सी विल बी राइट आंसर। उत्तर सिर्फ उत्तर बता के नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, रिफ्लेक्टिव लर्नर का अर्थ है वह जो रटता है, जो सोचता और सुधारता है, और ऑप्शन सी है जो केवल अंक लाता है, और ऑप्शन डी है जो सिर्फ पढ़ाता है। जो केवल है और जो सिर्फ यानी कि केवल ही, तो इसको भी कट करते हैं। रिफ्लेक्टिव लर्निंग क्या है, चिंतनशील शिक्षार्थी के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। चिंतनशील शिक्षार्थी का अर्थ क्या है। तो जो रटता है क्या है, निगेटिव है, इसको भी। तो जो सोचता और सुधारता है, तो बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसमें रिफ्लेक्टिव लर्निंग क्या होता है, जो स्व अध्ययन करता है, खुद से पढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कौन सी विधि उच्च स्तरीय सोच को विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़िए और इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट में दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों से, कौन सी विधि उच्च स्तरीय सोच को विकसित करता है। केवल पाठ पढ़ाना,
बहुविकल्पीय प्रश्न देना, और ऑप्शन सी है समस्या आधारित अधिगम, और ऑप्शन डी है अभ्यास कार्य देना। तो केवल इसको कट कीजिए। अब जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर ढूंढिए क्वेश्चन नंबर 9 का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुविकल्पीय प्रश्न देना ये भी नहीं होगा, अभ्यास करना ये भी नहीं होगा, उच्च स्तरीय क्या होगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, समस्या आधारित अधिगम होगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे? प्रॉब्लम सॉल्विंग ढूंढेंगे। तो ये उच्च स्तरीय विकसित करती है। तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसी का प्रमुख उद्देश्य है केवल परीक्षा लेना, और ऑप्शन बी है बच्चों को प्रमोट करना, और ऑप्शन सी है सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया का मूल्यांकन, और ऑप्शन डी है समय बचाना। तो सीसी क्या है? आप लोग पहले भी कितनी बार पढ़ चुके हैं, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट में दीजिए। जो भी पहली बार इस क्लास को देख रहे हो तो पीछे वाला क्लास आप लोग जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी सीसी का मुख्य प्रमुख उद्देश्य है, केवल यहाँ पे कट कीजिए, केवल निगेटिव हो जाता है। बच्चों को प्रमोट करना ये भी निगेटिव होगा, किसी भी बच्चों को प्रमोट नहीं करना है। समय बचाना ये भी निगेटिव है। तो सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया का मूल्यांकन करना ये CBSE द्वारा लागू किया गया था। इसमें क्या होता है? बच्चों के हर पक्षों पर मूल्यांकन किया जाता है व्यापक रूप से और निरंतर रूप से, डेली, महीने में, सप्ताह में, साल में। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे स्क्रीन पर। हिडन करिकुलम क्या दर्शाता है? वैकल्पिक विषय, पाठ्यक्रम में छिपी नैतिक और सामाजिक बातें, और ऑप्शन सी है छात्र का गुप्त मूल्यांकन, और ऑप्शन डी है भविष्य का पाठ्यक्रम। तो हिडन करिकुलम क्या होता है? अगर आप लोगों को पता है तो जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए। हिडन करिकुलम होता है जो कि औपचारिक रूप से नहीं पढ़ाया जाता है। औपचारिक यानी कि स्कूल क्या है? एक ऑफिशियल संस्था है, जगह है जिसपे हमें औपचारिक रूप से पढ़ाया जाता है। उसमें टाइमिंग है। अगर और हम जो अपने जीवन में सीखते हैं, कहीं भी सीखते हैं, घर में सीखते हैं, बाहर सीखते हैं, या किसी भी चीज़ से सीखते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? हिडन करिकुलम में आएगा। जो कि औपचारिक रूप से नहीं सीखते, अनौपचारिक रूप से सीखते, अनऑफिशियल तरीके से सीखते हैं। हम कहीं से किसी से भी, इसका कोई नियम कानून नहीं होता है, कोई टाइमिंग नहीं होता है, हम सीख लेते हैं। तो उसे कहाँ पे हम रखेंगे? हिडन करिकुलम में होता है। इसका कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है। छात्र का गुप्त मूल्यांकन होता है नहीं, भविष्य का पाठ्यक्रम होता है नहीं, वैकल्पिक विषय होता है नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम में छिपी नैतिक और सामाजिक बातें। वी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे स्क्रीन पर। कौन सा मूल्यांकन बच्चों की स्वयं सीखने की क्षमता पर बल देता है? कौन सा मूल्यांकन बच्चों की स्वयं सीखने की क्षमता पर बल देता है? इसका ऑप्शन है पहला असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑप्शन बी है असेसमेंट फॉर लर्निंग, और ऑप्शन सी है असेसमेंट एज लर्निंग, और ऑप्शन डी है समेटिव असेसमेंट। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर? आप लोग फटाफट से कॉमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असेसमेंट एज लर्निंग। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे स्क्रीन पर। कोहल वर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत किस पर आधारित है? संज्ञानात्मक विकास पर, व्यवहार पर, भाषा विकास पर, मानसिक विकृति पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। कोहल वर्ग का नैतिक सिद्धांत का आप लोगों को थ्योरी क्लास इसी चैनल पर मिल जाएगा, जो कि सीटेट के क्लास में होगा। इसका अगर आप लोगों को थ्योरी पढ़ना है तो इसी चैनल पर आप लोगों को क्लास अपलोड है, इसका प्लेलिस्ट भी बनाया होगा, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास पर आधारित है। क्या करता है? नैतिक जीन पियाजे जो है, जो संज्ञानात्मक विकास क्या करता है, वो बीच में ही छोड़ देता है। उसके बाद कोहल वर्ग ही संज्ञानात्मक विकास को आगे लेकर जाता है। तो ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। अधिगम का निष्क्रिय मॉडल किस सिद्धांत से संबंधित है? अधिगम का निष्क्रिय मॉडल किस सिद्धांत से संबंधित है? व्यवहारवाद से, रचनावाद से, सामाजिक रचनावाद से, और ऑप्शन डी है मानववाद से। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यवहारवाद से। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। डिस्कवरी लर्निंग का प्रमुख लाभ क्या है? रटंत अधिगम है, निर्देशित सीखना है, और ऑप्शन सी है स्व अन्वेषण और दीर्घकालीन स्मृति है, और ऑप्शन डी है समय की बचत है। तो डिस्कवरी लर्निंग क्या होता है? खोजबीन के द्वारा सीखना होता है। तो फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। रटंत क्या है? निगेटिव, इसको हटाइए। निर्देशित सीखना, समय की बचत, इसको भी हटाइए। तो बी और सी में से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग उत्तर में बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निर्देशित सीखना नहीं होगा, यहाँ पे खोजबीन द्वारा सीखना है। तो स्व अन्वेषण और दीर्घकालीन स्मृति।
सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, एरर एनालिसिस का प्रमुख उद्देश्य है छात्र की गलती पकड़ना, और ऑप्शन बी है छात्र का मूल्यांकन करना, और ऑप्शन सी है छात्र की सोच और अधिगम प्रक्रिया को समझना, और ऑप्शन डी है अंक काटना। तो ये निगेटिव है, इसको कट कीजिए। छात्र की गलती पकड़ना, छात्र का मूल्यांकन करना, छात्र की सोच और अधिगम प्रक्रिया को समझना। एरर एनालिसिस ये क्या होता है? ये भाषा सीखने के भाषा में कौशल होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन सी, छात्र की सोच और अधिगम प्रक्रिया को समझना होता है। छात्र की गलती पकड़ना भी नहीं होता है, छात्र का मूल्यांकन भी नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा कथन बाल केंद्रित शिक्षा को दर्शाता है? शिक्षक बोलता है, छात्र सुनता है, छात्र को सोचने और व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और ऑप्शन सी है छात्र रटे और लिखे, और ऑप्शन डी है केवल परिणाम महत्वपूर्ण है। तो रटे निगेटिव, इसको भी कट कीजिए, केवल है निगेटिव, इसको भी कट कीजिए। आप लोगों को अब आसानी होगी आंसर ढूंढने में। तो क्वेश्चन नंबर 17 के ऑप्शन ए और बी में से बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, कौन सा कथन बाल केंद्रित, यहाँ पे बाल केंद्रित से पूछा जा रहा है, तो बाल केंद्रित पर ही इसका सही उत्तर होगा। शिक्षक बोलता है, छात्र सुनता है, तो यहाँ पे केंद्र में शिक्षक हो जाएगा, छात्र नहीं, तो ये कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छात्र को सोचने और व्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? यहाँ पे एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल सामान्य बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को अनदेखी करना चाहिए, और ऑप्शन सी है सभी के लिए समान अवसर और संसाधन देना चाहिए, और ऑप्शन डी है प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहिए। तो जो भी इसमें निगेटिव लग रहा है आप लोग उसको कट कीजिए, बाहर कीजिए ऑप्शन से, और उसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए, और प्लीज़ जो भी चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल लगा हुआ है तो ये भी निगेटिव है, कि विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को अनदेखा करना है, नहीं प्रतियोगी स्पर्धा नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी के लिए समान अवसर और संसाधन देना। सी विल बी राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, कॉग्निटिव डोमेन में कौन सा स्तर सबसे उच्च है? स्मरण है, समझ है, विश्लेषण है, मूल्यांकन है। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कॉग्निटिव डोमेन में कौन सा स्तर सबसे उच्च है? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए। स्मरण, समझ, विश्लेषण, मूल्यांकन। और साथ में ये भी बताइए जो ब्लूम टेक्सोनोमी ने कॉग्निटिव डोमेन किसने दिया था? तो ब्लूम टेक्सोनोमी ने दिया था। आप लोगों को याद होगा ये, क्योंकि ये हम पहले ही पढ़ा चुके हैं। किसने दिया था? ब्लूम टेक्सोनोमी दिए थे। और इसका लेवल कितना है तो ये बताइए आप लोग साथ में, इसका लेवल कितने लेवल दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर आप लोग बताइए। कॉग्निटिव डोमेन में क्या होता है? ज्ञान तथा बौद्धिक कौशलों का विकास शामिल किया जाता है। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मूल्यांकन होता है। इवैल्यूएशन या असेसमेंट या मूल्यांकन जो भी कर लीजिए, ऑप्शन डी, डी विल बी राइट आंसर। तो ब्लूम टेक्सोनोमी का कितने लेवल है? तो 6 लेवल है। तो इसको थोड़ा सा जान लेते हैं, लेवल कितना है? 6 लेवल है। तो पहला कौन सा है? तो पहला हो जाएगा आप लोगों को रिमेंबर, यानी कि स्मरण करना। और दूसरा हो जाएगा आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग, यानी समझ, ये आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और तीसरा हो जाएगा आप लोगों को अप्लाइंग, और चौथा हो जाएगा आप लोगों को एनालिसिस, और पांचवा हो जाएगा आपका इवैल्यूएशन या इवैल्यूएटिंग, ये आप लोग लिख लीजिएगा। और 6 और लास्ट हो जाएगा क्रिएटिंग। तो ये ब्लूम टेक्सोनोमी का क्या है? ब्लूम टेक्सोनोमी का 6 डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
20 है ब्लूम टेक्सोनॉमी में कुल कितने स्तर होते थे। ये तो बहुत इजी हो गया आप लोगों को, तो फटाफट से इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। ब्लूम टेक्सोनॉमी में कुल कितने स्तर है, तो 6 है। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे स्क्रीन पर। कंस्ट्रक्टिविज्म सिद्धांत में अधिगम कैसा होता है। यहाँ पे रचनात्मकता सिद्धांत में अधिगम कैसा होता है, निष्क्रिय होता है, शिक्षक केंद्रित होता है, छात्र की सक्रिय भागीदारी पर आधारित होता है, परीक्षा केंद्रित होता है। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताइए। कंस्ट्रक्टिविज्म से हम लोग कितनी बार क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। निष्क्रिय नहीं होगा, शिक्षक केंद्रित भी नहीं होगा, परीक्षा केंद्रित भी नहीं होगा, छात्र की सक्रिय भागीदारी पर आधारित होगा। तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है। जब छात्र स्वयं प्रश्न बनाता है, यह किस अधिगम रणनीति का उदाहरण है। समरूपी अधिगम का, अनुकरणीय अधिगम का, जिज्ञासु अधिगम का, और ऑप्शन डी है निष्क्रिय अधिगम का। निष्क्रिय क्या है, नेगेटिव है, इसको कट कीजिए। अनुकरण, जब छात्र स्वयं प्रश्न बनाता है, तो अनुकरण मतलब किसी को देखकर सीखना, तो ये भी नहीं होगा। समरूपी अधिगम, जिज्ञासु अधिगम। तो ए और सी में से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिज्ञासु अधिगम होगा। समरूपी यानी किसी को एक समान, यह भी नहीं होगा, तो सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे स्क्रीन पर। क्लासरूम क्लाइमेट का प्रभाव किस पर होता है। क्लासरूम क्लाइमेट यानी कि क्लास के वातावरण व्यवहार का प्रभाव किस पर होता है। स्कूल की सफाई पर होता है, छात्रों की उपस्थिति पर होता है, छात्रों के अधिगम और व्यवहार पर होता है, और शिक्षक के वेतन पर होता है। तो क्लासरूम क्लाइमेट की स्कूल की सफाई से लेना देना नहीं है, शिक्षक के वेतन पर भी नहीं होगा, छात्रों की उपस्थिति पर नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छात्रों के अधिगम और व्यवहार पर होगा। अगर क्लास में व्यवहार अच्छे नहीं होंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे, तो छात्रों का अधिगम यानी कि उनके लर्निंग और बिहेवियर पर प्रभाव पड़ेगा। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 हमारे स्क्रीन पर। सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर कैसा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर कैसा होता है। शिक्षक पर निर्भर होता है, आत्म प्रेरित और लक्ष्य केंद्रित होता है, निष्क्रिय होता है, केवल परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहता है। शिक्षक पर निर्भर सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर, जो बच्चा खुद पर रहता है, क्या होता है, स्व अध्ययन करता है, स्व विनियमित शिक्षा का स्व विनियमित होता है, लर्नर होता है, जो खुद पर निर्भर करता है, उस शिक्षक पर नहीं होगा, निष्क्रिय भी नहीं होगा, केवल परीक्षा की तैयारी नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, आत्म प्रेरित और लक्ष्य केंद्रित होता। उसका उद्देश्य पहले, उसका एम्स पहले से ही सेट होगा, और वो सेल्फ यानी कि खुद से अध्ययन करेगा और अपने इंटरनल मोटिवेट होगा वो बच्चा। तो कैसा होगा, आत्म प्रेरित और लक्ष्य केंद्रित होगा। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है। स्किनर द्वारा दिया गया ऑपरेंट कंडीशनिंग सिद्धांत किस पर आधारित है। अवलोकन पर, प्रोत्साहन और दंड पर, और ऑप्शन सी है सोच पर, और ऑप्शन डी है संज्ञान पर। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा। इसका क्या होता है, दंड व्यवहार को कम करने की ओर ले जाता है। इसमें क्या किया जाता है, स्किनर ने क्या किया है, इसमें दंड प्रभाव को कम करने के लिए बोला गया था। अवलोकन होगा, प्रोत्साहन और दंड होगा, सोच और संज्ञान होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोत्साहन और दंड। तो इसमें क्या है, प्रोत्साहन को बढ़ावा देना है और दंड को क्या करना है, कम करना है। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। एडवांस ऑर्गेनाइजर तकनीक का प्रयोग किसके लिए होता है। मूल्यांकन के लिए होता है, विषय को जोड़ने और स्पष्ट करने के लिए होता है, और ऑप्शन सी है समय प्रबंधन होता है, और ऑप्शन डी है पाठ्यक्रम हटाने के लिए होता है। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर बताइए। एडवांस ऑर्गेनाइजर कौन यूज करता है, ये शिक्षक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये परिचयात्मक जानकारी है। पहले के ज्ञान से इसमें क्या किया जाता है, नया ज्ञान को रिलेट करके नया ज्ञान दिया जाता है। जो कि बच्चा पहले से जो सीख के आता है उसी से रिलेट करके नया ज्ञान उनसे जोड़कर दिया जाता है। मूल्यांकन विषय को जोड़ने और स्पष्ट करने के लिए, समय प्रबंधन और पाठ्यक्रम हटाने के लिए। तो मूल्यांकन नहीं, समय प्रबंधन नहीं, पाठ्यक्रम हटाने के लिए नहीं, विषय को जोड़ने और स्पष्ट करने के लिए। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे स्क्रीन पर। कौन सा अधिगम रणनीति स्कैप फोल्डिंग का उपयोग करती है। व्याख्यान विधि, परियोजना विधि, सहायता आधारित अधिगम और परीक्षा आधारित शिक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। स्कैफोल्डिंग सहायता आधारित अधिगम करता है, व्याख्यान, परियोजना और परीक्षा आधारित नहीं। तो सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है। समावेशी शिक्षा में IEP का उद्देश्य होता है शिक्षक प्रशिक्षण, और ऑप्शन बी है व्यक्तिगत शिक्षा योजना, और ऑप्शन सी है बोर्ड परीक्षा योजना, और ऑप्शन डी है नई नीति निर्माण।
तो ये सब पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, तो पहले वाला क्लास आप लोग जरूर देख लीजिएगा। अब फटाफट से क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यक्तिगत शिक्षा योजना। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप लोगों से, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अर्थ है एक विषय को भूल जाना, सीखने का प्रभाव किसी दूसरे क्षेत्र में लागू होना, याददाश्त कम होना, केवल परीक्षा में प्रयुक्त होना। केवल लगा हुआ है, इसको कट कीजिए और फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सीखने का प्रभाव किसी दूसरे के क्षेत्र में लागू करना। ये इसमें क्या होता है, बच्चा मौखिक रूप से बातचीत करके एक दूसरे की सहायता करके सीखते हैं। तो सीखने का प्रभाव किसी दूसरे के क्षेत्र में लागू करना। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। शिक्षण का सबसे प्रमुख उद्देश्य है परीक्षा पास कराना, ज्ञान रटना, और ऑप्शन सी है समय विकसित करना और जीवन में उपयोग करना, और ऑप्शन डी है अंक प्राप्त करना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। इसका सही उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा। जो भी सबसे पहले कमेंट में इनका आंसर बताएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम उनका नाम अनाउंस करेंगे। तो क्लास कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, और क्लास के अंत तक बने रहने थैंक यू सो मच। और क्लास का फीडबैक आप लोग जरूर दीजिएगा, क्योंकि फीडबैक देना आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि मेरे कंटेंट और मेरे क्लास में और भी ज़्यादा सुधार कर सकते हैं। और किसी भी टॉपिक और किसी भी क्वेश्चन में अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट या मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करके वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। तो अगर कंटेंट और क्लास अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और फीडबैक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को देना ही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।